हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जो इंटरव्यू होने वाले हैं, अगर उसके अंदर आप बैठने वाले हैं, तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक इंटरव्यू फेस नहीं किया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इंटरव्यू के अंदर कुछ स्टार्टिंग में, जी हाँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही पूछे जाते हैं। बट ये कहने के लिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा बोलता है कि सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मुझसे पूछे गए स्टार्टिंग में, बट इनके मीनिंग जो होते हैं वो कुछ दूसरे होते हैं। मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो HR के पर्सनस होते हैं वही इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्योंकि उनके जो कुछ एक्सपीरियंस होते हैं उसके हिसाब से वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि वो ये सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये भी एक क्राइटेरिया होता है, मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये भी एक क्राइटेरिया होता है पर्सन के सिलेक्शन का। जी हाँ, केवल नॉलेज और स्किल ही नहीं, कुछ और भी ऐसे रीजंस होते हैं जिसके बेसिस पे पर्सन्स को इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट किया जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको ये बातें पहले से ही पता होंगी तो आप इन सभी के आंसर सिस्टमेटिक वे में दे पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। जी हाँ, इंट्रोडक्शन के अंदर भी जो HR के लोग होते हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सीधे सीधे कई बार तो सीधा कोई इंट्रोडक्शन पूछ लेता है कि अपना इंट्रो बताओ, और कुछ लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं आपके बारे में। तो जैसे क्वेश्चन ये हुआ कि अपने बारे में बताइए, तो या आपके पेरेंट्स क्या करते हैं इसके बारे में बताइए, या तो इसमें ज़्यादातर बच्चा जो होता है वो सही आंसर देता है क्योंकि उसके रिज्यूम में भी वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ऐसे कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अपने फैमिली रीज़न की वजह से या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं। जी हाँ, फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली की जो उनकी कंडीशंस है उनके बेसिस पे भी कई बार लड़कों का सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है या कोई भी कैंडिडेट अपने माता पिता या मम्मी पापा का केवल एक ही बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है, या वो कोई ऐसा कैंडिडेट आ गया जिसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी रिच है, अमीर है, जैसे गाँव में उसकी कई एकड़ ज़मीनें हैं, या कोई ऐसा कैंडिडेट आ गया जिसके घर में उसके मम्मी पापा को में से किसी को बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो कंडीशंस होती हैं इसके बेसिस पे जो पर्सन होगा ना वो कंपनी में ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता है, उसको बार बार घर जाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल चाइल्ड, तो सिंगल चाइल्ड में ये प्रॉब्लम आती है कि उसका कोई भी भाई बहन नहीं है घर के अंदर, उसके मम्मी पापा अकेले हैं। तो अगर कोई भी इवेंट होता है उसके घर में, रिश्तेदारी में, या उसके मम्मी पापा में से किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो बार बार छुट्टी लेके घर पर जाता है। वहीं अगर कोई रिच बैकग्राउंड से है, उसकी कई एकड़ ज़मीन है, तो सीधी सी बात है वो नौकरी एक तो कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है, एक बात तो ये उठ रही है। फिर भी अगर होता ही है कि नौकरी में स्टार्टिंग में सैलरी काफ़ी कम होती है, और इस टाइप के जो लोग होते हैं जो कि काफ़ी रिच बैकग्राउंड से होते हैं, इनको नौकरी करने की आदत नहीं होती है, इनको नौकरी देने की आदत होती है। तो जब भी कोई इनसे कोई गलती हो जाती है, तो वहीं अगर कोई सीनियर इनसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर लेता है, इनको डांट देता है इनकी गलती की वजह से, तो ये लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, इनके ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है और ये बहुत जल्दी ही नौकरी छोड़ देते हैं या बिना कुछ बताए घर पे चले जाते हैं। या इनका एटीट्यूड थोड़ा सा अलग ही होता है कई बार, क्योंकि इनका एटीट्यूड ही ऐसा है, क्योंकि इनके पास घर में बहुत पैसा है, इनको नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बिना बताए कई बार छुट्टी ले लेते हैं, झूठ बोल के छुट्टी ले लेते हैं, ये बोलते हैं सर मैं बीमार पड़ा हूँ, घूमने फिरने निकल जाते हैं, जिससे कि डिपार्टमेंट काफ़ी सफ़र करता है। ये चीज़ें सब HR पहले से ही जानता है। इसी वजह से कई बार जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा हेवी बैकग्राउंड होता है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं या बहुत रिच फैमिली से आते हैं, तो ऐसे, क्योंकि देखिए फार्मा इंडस्ट्री में जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 10,000 15,000 होती है, तो ये काफ़ी कम सैलरी होती है। तो HR डिपार्टमेंट पहले से ही जानता है कि ये जो बच्चा है ये काफ़ी रिच बैकग्राउंड से है, तो इसके काफ़ी कम चांसेस हैं कि ये जॉब में स्टेबल हो पाएगा। तो यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से रिच बैकग्राउंड से जो बच्चे या कैंडिडेट्स आते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। देखिए, मैं ये सारी बातें, अगर देखिए मेरा वीडियो जो भी देख रहा है और वो सोच रहा हो कि सर मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ या मैं रिच बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मेरी कभी जॉब नहीं लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये एक रीजंस है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी। अगर आपके पास नॉलेज काफ़ी अच्छा है, आपकी स्किल काफ़ी अच्छी है, तो HR डिपार्टमेंट इन रीज़न के बावजूद भी आपको लेगा। जी हाँ, बट अगर कई बार ये होता है कि ये रीज़न कभी कभी कुछ मेंशन कर जाते हैं, इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना है, या जब आप इन सभी चीज़ों का जवाब दें तो आपको ये सारी चीज़ें भी पहले से ही मेंशन करनी है कि सर अगर क्या हुआ, मैं रिच बैकग्राउंड से हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। उसी तरीके से अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो भी आप जवाब दे सकते हैं कि सर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, बट मेरी फैमिली की नीड्स है, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं अगर आपके मम्मी पापा बीमार हैं तो
भी आप बोल सकते हैं कि सर मेरी मम्मी पापा बीमार है और मेरी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, इसीलिए मैं नौकरी करना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और अपने मम्मी पापा का इलाज करवाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें आपको इंटरव्यू के अंदर बोलनी पड़ेगी। अगर आप नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो, जिससे कि आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इनका जवाब सही तरीके से दे पाएँ। वहीं जब जैसे अभी मैंने बताया कि ये रीज़न होते हैं सिलेक्शन ना होने के, बट कभी कुछ ऐसी बातें इंट्रोडक्शन के अंदर बच्चे जो है कैंडिडेट बताते हैं जिसकी वजह से एक सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से, जी हाँ, जो पर्सन उसका इंटरव्यू ले रहा है उसके अंदर भी हार्ट है, वो भी एक इंसान है, और उसके सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से भी कई बार नौकरी मिल जाती है। जैसे कि कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जो कि काफ़ी गरीब है और बिल्कुल गरीब परिवार से आता है। वहीं अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जिसके फादर की मर्जी, हाँ, उसके पिताजी की डेथ काफ़ी कम उम्र में हो गई थी, या कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जिसके शादी काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है कि इनको पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, नौकरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से भी कई बार इन लोगों को नौकरी मिल जाती है। जी हाँ, तो ये तो रीज़न हो गए, पारिवारिक रीज़न या इंट्रोडक्शन की वजह से भी कई बार कई कैंडिडेट नौकरी ले लेते हैं। वहीं एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, और ये आपके रिज्यूम के अंदर भी मेंशन होता है, और वो होता है आपकी हॉबीज़। तो देखिए, हॉबीज़ में भी एक चीज़ देखी जाती है जब कंपनीज़ में इंटरव्यू होते हैं, और वो होता है स्पोर्ट्स। जी हाँ, अगर आपके रिज्यूम के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, आपने नेशनल लेवल के अंदर परफॉर्म किया हुआ है, कोई गोल्ड मेडल जीता है या कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता है, तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि कंपनीज चाहती हैं कि उनके डिपार्टमेंट या उनकी कंपनी में जो भी कैंडिडेट काम करें वो सुपर फिट हों। तो ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लड़के होते हैं ये बिल्कुल फिट होते हैं, काफ़ी कम छुट्टियां लेते हैं, बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, और कंपनियां भी यही चाहती हैं। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर ऐसी कई फार्मा कंपनीज़ हैं जिनके खुद के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं और इनके डिपार्टमेंट्स में ही टूर्नामेंट होते हैं। तो कंपनी चाहती है कि हम वो टूर्नामेंट जीतें, तो उसकी वजह से भी वो उन कैंडिडेट्स को लेती हैं। मतलब एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ, जैसे इप्का फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनका एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है मुंबई के अंदर। तो कंपनी ये चाहती है, एग्जाम्पल के लिए अगर उनकी क्रिकेट टीम है और उसमें एक फास्ट बॉलर की कमी है या एक ऑलराउंडर की कमी है या एक बैट्समैन की कमी है, और अगर आप उनमें से कोई एक है और आपने नेशनल लेवल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनके दोनों काम हो रहे हैं। उनके पास कंपनी में भी एक पर्सन मिल रहा है और उनकी टीम में भी एक बंदा जुड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को भी फार्मा इंडस्ट्री में बहुत जल्दी सिलेक्ट किया जाता है। और ये बात मैं लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ। जी हाँ, ये बात केवल गर्ल्स के लिए भी अप्लाई होती है, बॉयज़ के लिए तो अप्लाई होती है, गर्ल्स के लिए भी अप्लाई होती है। देखिए, अगला जो एक बात मेंशन करते हैं आप रिज्यूम के अंदर, वो होता है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि आपने जो प्रोजेक्ट किया था वो कहाँ क्या किया था। तो आप ज़्यादातर क्या लिखते हैं, प्रोजेक्ट जो होता है उसमें प्रोजेक्ट का टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे ये चेक करता है कि जो आपने प्रोजेक्ट किया है ये जेन्युइन वे में किया है, सिस्टमेटिक वे में किया है कि फर्जी तरीके से किया है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको करके जानी है। एग्जाम्पल के लिए, आपने रिज्यूम के अंदर जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा है, वो प्रोजेक्ट का टाइटल आपसे पूछा जाता है कि एक बार इस टाइटल के बारे में बताइए, कि आप बिना देखे भी वो टाइटल बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में क्या आपने वर्क किया, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया। अगर कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू के अंदर लड़के जो होते हैं या जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट की जो उनकी थीसिस होती है वो भी साथ में लेके जाते हैं। तो अगर आप थीसिस साथ में लेके जाएंगे तो थीसिस में अगर कोई ग्राफ आ जाता है, जैसे FTR ग्राफ आ गया, HPLC का ग्राफ आ गया, UV का ग्राफ आ गया, GC का ग्राफ आ गया, तो उस ग्राफ के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो भी आपको प्रिपेयर करके जाने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रोजेक्ट, अगर आप रिज्यूम के अंदर अपने प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं कि मैंने प्रोजेक्ट जो है वो फलाना इंडस्ट्री से किया था या फलाना लैब से किया था, तो उसके बारे में भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। वहीं अगर आप जानते होंगे तो बी फार्मा के अंदर हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहाँ पर हमको इंडस्ट्री के अंदर जाके कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है। ये चीज़ भी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करते हैं। तो इससे जुड़े हुए भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ पर करी थी, और अगर वो जो इंटरव्यू लेने वाला है अगर वो इस इंडस्ट्री में काम कर चुका है तो वहाँ पर वो उन लोगों को जानता होगा। तो कई बार वो ट्रेनिंग उस डिपार्टमेंट, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने बताया कि सर मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेनिंग करी है, तो अगर वो जो इंटरव्यू लेने वाला है अगर वहाँ के मैनेजर को जानता होगा तो वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि आपको ट्रेनिंग किसने दी थी, वहाँ पर कौन मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर कौन था, वहाँ पर कौन कौन काम करता है, उनके बारे में भी वो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़्यादातर मैनेजर का ही नाम वो आपसे पूछेंगे। साथ ही साथ वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी प्रोसेस चल रही थी, प्रोसेस में कौन सी ड्रग बन रही थी, ये ड्रग जो है वो किस कंट्री के अंदर जा रही थी,
वहाँ पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे थे, कौन सी मशीन यूज़ हो रही थी। एग्जाम्पल के लिए अगर वहाँ पर कंप्रेशन मशीन यूज़ हो रही थी तो वहाँ जो कंप्रेशन मशीन थी वो 1 मिनट के अंदर कितनी टेबलेट बना रही थी। जो कोटिंग मशीन यूज़ हो रही थी वो कौन सा कोटर था, उस कोटर में एक बार में कितनी टेबलेट्स की कोटिंग हो जाती है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कई बार एक चीज़ और पूछी जाती है, वो है कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन। जी हाँ, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए गए हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कंपनी कब स्थापित हुई, ये कंपनी में ज़्यादातर किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ये कंपनी के बारे में, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन। इससे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ये जानना चाहता है कि ये जो कैंडिडेट मेरे सामने खड़ा है, जो इंटरव्यू देने के लिए आया है, ये इंटरव्यू के लिए कितना सीरियस है और इस कंपनी में कितना आने के लिए इच्छुक है या ईगर है। तो अगर आप कंपनी से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं तो इससे जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, वो आपसे काफ़ी इंप्रेस होगा और ये समझ पाएगा कि ये कैंडिडेट जो है वो इस कंपनी में काम करना चाहता भी है और इसको मतलब ये इसका मतलब एक तरीके से ये इसका सौभाग्य होगा कि वो इस कंपनी में काम करे। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न होता है कि आप जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लें। उसके बाद कई बार इंटरव्यू लेने वाला आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करता है। वो कॉन्फिडेंस कैसे चेक करता है कि वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर आप दे देते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि वो बोलता है नहीं, आपने गलत आंसर दिया है। ये बस इसलिए कि आपको जिस आंसर जो आप दे रहे हो वो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो, और अगर वो बोले कि सर ये आंसर गलत है, ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपको डट जाना है कि सर ये सही है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस बुक को चेक कर लीजिए। मतलब आपको प्रॉपर बुक का नाम भी याद होना चाहिए कि सर मैंने इस बुक के अंदर पढ़ा था, मैंने आईपी के अंदर इस चीज़ को पढ़ा था। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि ये जो कैंडिडेट है ये कॉलेज के अंदर प्रॉपर पढ़ाई करके आया है, इसको पता है, ये लाइब्रेरी भी गया है, इसने हर बुक्स को पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि सर मैंने इस बुक्स के अंदर पढ़ा है, इस राइटर की ये बुक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि तो ये क्वेश्चन जो होते हैं या इस तरीके की जो बातें होती हैं वो पर्सन का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होती है। तो मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि आप कैंडिडेट जो होता है वो क्वेश्चन का जवाब देता है, इंटरव्यू लेने वाला है उसको गलत बोलता है, और कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि वो उसकी बात भी मान लेता है और कह देता है जी हाँ सर मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी सर, और वो सॉरी सॉरी बोलने लगता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है। अगर आपको अपने जवाब के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है तो आपको आपके आंसर के ऊपर डटे रहना है और बताना है कि सर मैंने इस बुक्स के अंदर ये आंसर पढ़ा था, अगर आप चाहते हो तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। कई बार कैंडिडेट ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि सर केवल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे और उसके बाद इंटरव्यू खत्म कर दिया। तो इसका क्या रीज़न था? तो इसके कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि कई बार इंटरव्यू लेने के लिए एचआर के लोग आ जाते हैं और एचआर के जो कैंडिडेट होते हैं या जो एचआर के पर्सन होते हैं उनको डिपार्टमेंट के बारे में तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। तो डिपार्टमेंट के सीनियर्स के से ही क्वेश्चन और आंसर लिख के लाते हैं। मतलब जो क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए अगर इंटरव्यू हो रहा है तो क्यूसी के मैनेजर से वो क्वेश्चन और आंसर लिखवा लेते हैं और उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को वो कैंडिडेट से पूछते हैं, और जिस तरीके से कैंडिडेट आंसर देता है तो उसी तरीके से वो उन आंसर्स को रीड आउट करते हैं कि हाँ ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब पढ़ पढ़ के चेक करते हैं। तो इस तरीके के इंटरव्यू में भी काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू काफ़ी लंबा चलता है। अब एग्जांपल के लिए कोई इंटरव्यू हो रहा है और उनको केवल 20 लोगों की ज़रूरत है और आ गए 200, तो कई बार ऐसा होता है कि जो आखिरी में जो लोग आते हैं उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन पूछ के उनको रवाना कर देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि जो 20 कैंडिडेट उनको चाहिए थे वो पहले से ही सिलेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो एंड में जो लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए उनसे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो उनको एंटरटेन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि इंटरव्यू लेने से पहले कई बार एक रिटन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जी हाँ, 20 नंबर का, 40 नंबर का, 50 नंबर का एक MCQ टेस्ट लिया जाता है और उनमें जो सिलेक्ट होते हैं फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं कि उन रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर चुकी होती हैं। इंटरव्यू केवल बस एक तरीके की फॉर्मेलिटी के थ्रू किया जाता है। तो इसीलिए इस टाइप के इंटरव्यूज में भी काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो इंट्रोडक्शन कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन पूछते हैं और उसको फ्री कर देते हैं, ऐसा भी होता है। मतलब डिपार्टमेंटल और टेक्निकल क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे ही नहीं जाते हैं। तो आप बिल्कुल पहले से ही समझ जाइए कि अगर आपका MCQ टेस्ट काफ़ी अच्छा गया है तो आपके सिलेक्ट हो चुके हो, आप समझ गए मेरी बात को। बट अगर आपका MCQ टेस्ट खराब गया है, आप बिल्कुल बाउंड्री पे ही मार्क्स लेके आए हो जिसके बेसिस पे आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हो, तो आप समझ जाइए कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे टेक्निकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे हैं। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट पहले से ही सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको 3 रीज़न दिए हैं, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए कि इंटरव्यू में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि लेट ना होइए, जल्दी जाइएगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी इंसान है। स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है, वो ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ पूछेगा, ज़्यादा आपको एंटरटेन करेगा। बट जब अगर आप लेट होंगे,
देर से इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो सामने वाला भी इंसान है, वो भी थक चुका होगा और वो भी आपसे कोशिश करेगा, वो पहले से कैंडिडेट सिलेक्ट कर चुका होगा, फिर वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा और आपको जल्दी फ्री कर देगा। तो ये वो बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो आपको पता होने चाहिए। एज ए फ्रेशर आपको तो ये बात पता होनी ही चाहिए, इसलिए वीडियो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट है जो इस वीडियो के अंदर बताना रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय पे मैं उसके ऊपर भी बात जरूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।